हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। आज के इस सेशन में हम प्राचीन बिहार के इतिहास को देखेंगे, जो कि इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक बिहार एक परिचय से लिया गया है। और यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप चाहें तो इसे खरीद के पढ़ सकते हैं। और यह बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन है, संग्रह है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी तथा मृदभांड, ये सभी प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। तो यह पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से साक्ष्य मिले हैं इसका? मुंगेर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन दो जगहों से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर, इन सारी जगहों से ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे हम ऐतिहासिक काल का आरंभ देखते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिस जिस काल के संबंध में लिखित साक्ष्य मिलता है और उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है, उसको हम ऐतिहासिक काल में सम्मिलित करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऋग वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो बिहार या भारत के पूर्वी भागों में आर्यों के विस्तार में महत्वपूर्ण सहायक था लोहा का उपयोग। अगला प्रश्न है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। तो महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ये चारों राज्य थे। इसका सही आंसर है सी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। इसका सही आंसर है मगध, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बिहार में विदेह को माना जाता था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो व्रात शब्द का प्रयोग मगध के लोगों के लिए किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं महाजनपद काल। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसमें से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है अंगुतर निकाय किसका भाग है, किसका अंग है? तो याद रखेंगे अंगुतर निकाय सूत पिटक का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, जबकि अंग, वज्जी और मगध ये सभी वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो बिहार का पटना तथा गया का जिला मगध महाजनपद में सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वज्जी संघ में लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह ये तीनों राज्य सम्मिलित थे, जबकि चेदी इसमें क्या था, सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। इसके साथ ही ये भी याद रखेंगे लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी। अगला प्रश्न है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी महाजनपद में गणतंत्र की व्यवस्था थी। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग, बाकी सभी महाजनपद के अंग नहीं थे। अगला प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो महाजनपद युग में पावापुरी इनमें से किसी की भी राजधानी नहीं थी। अगला टॉपिक जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिला में है? तो कुंडल ग्राम बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से था। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडल ग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी नरेश प्रमुख चेतक की बहन थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे, जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है। वसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा है। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो सर्वप्रथम वे गृह त्यागने के बाद वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडियन एवं 5 ब्राह्मण मिले थे? तो गौतम बुद्ध को उरुवेला बोध गया में 5 ब्राह्मण मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ? तो राजगृह में उपस्थित प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा सूत पिटक एवं विनय पिटक का लिखा गया। सूत पिटक और विनय पिटक में जितने भी बुद्ध की शिक्षाओं का है शिक्षा है उनका संकलन किया गया। किसमें? सूत पिटक और विनय पिटक में।
और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें से किए गए कार्य थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें से किए गए कार्य थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किस अधिवेशन में हुआ था, संगति में हुआ था? तो याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति में उनका संकलन हुआ था और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो उपरोक्त सभी से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, जिसमें बोध गया, राजगीर और वैशाली ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी, उपरोक्त सभी सम्मिलित थी। क्या क्या था? बाढ़ था, अग्नि था और आंतरिक कलह था। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 45th में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म हुआ था। सरिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।